हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट्स है बिजनेस मैनेजमेंट, ये चाहे बीकॉम का स्टूडेंट्स हो चाहे बीबीए का हो, दोनों में ही एप्लीकेबल है। तो ये जो टॉपिक है द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका यूनिट 1 से रिलेटेड है बिजनेस मैनेजमेंट की। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। द मैनेजमेंट इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। ये मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट की इट इज द करेक्टरिस्टिक्स कि मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल है। इट इज परहेसिव। परहेसिव मतलब कि मैनेजमेंट हमारा हर जगह यूज होता है, चाहे वो हमारा होम है चाहे वो ऑफिस है। एवरीवेयर यू कैन सी द मैनेजमेंट। It is used everywhere. Its scope is not limited to the business only. Wherever there is a group of persons, management automatically comes into existence. So everywhere we use the। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हम मैनेजमेंट को यूज करते हैं। तो पहला एरिया है स्टूडेंट्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इट इज नोन एज ए ऑपरेशंस मैनेजमेंट। द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है उसका कैसा रोल है। तो पहला रोल है लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द प्लांट एंड द बिल्डिंग। तो लोकेशन को डिसाइड करना कि हमें अपना जो बिजनेस है वो किस जगह पे लोकेट करना है, किस जगह पे स्टार्ट करना है, उसके लेआउट को डिजाइन करना, वो सभी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, ठीक है। फैक्ट्री तो हमने स्टैब्लिश कर ली है, लेकिन अब उसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा बनाना है उसको डिजाइन करना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है परचेज एंड स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स। अब हमने प्रोडक्ट को डिसाइड कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंगली हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीनरीज की रिपेयर और टाइमली रिपेयर और मेंटेनेंस करनी भी बहुत जरूरी होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल, कितना हमें स्टॉक मेंटेन करना है अपनी वेयर हाउस में। क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, क्या क्या हमें नए नए इन्वेंशन करने हैं, क्या क्या हमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आने हैं, हम क्या क्या रिसर्च नया नया रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के, वो भी हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो क्वांटिटी है वो ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो जाएगा उसका, और मान लीजिए हमारी सेल बहुत ज़्यादा कम है, तो वो भी एक कंपनी के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। और अगर हम बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, लेकिन तो वो हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो हमारी ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए प्रोडक्शन का। तो ऑल ऑफ दिस फंक्शन विल कम अंडर द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा फाइनेंस की तो एक कंपनी का लाइफ ब्लड होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में एक जो ब्लड का रोल होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक फाइनेंस का रोल होता है। बिना फाइनेंस के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट एम एट एलोकेटिंग द फंड्स फ्रॉम द सोर्सेज विच विल जनरेट द लीस्ट कॉस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी जनरेटेड। तो मैनेजमेंट मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, हमें फंड्स का हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, सो दैट हमारा प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमम हो किया जा सके, और हम अपने कॉस्ट को मिनिमम कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पहला है असेसिंग द फाइनेंशियल नीड्स। सबसे पहले हमें अपनी फाइनेंस की नीड्स को असेस करना कि हमें अपने एक नया हमें प्लांट मान लो इस्टेब्लिश करना है, हमें एक नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कितना पैसा चाहिए होगा, वो उसको असेस करना, उसको इवेल्युएट करना, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ रेसिंग द फंड्स। अब हम जो पैसा हमें चाहिए है उसको हम कहाँ कहाँ से उसको हम एक्वायर कर सकते हैं, उसमें हमारा डेट कितना होगा, उसमें हमारी इक्विटी कितनी होगी, ठीक है। तो उसका रेशियो डिसाइड करना, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब हम जो पैसा हमने हमारे पास आ गया है उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो ये हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी होता है कि यानी कि कितना हमें शॉर्ट टर्म में पैसे लगाना है, कितना लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज में लगाना है, ये ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि वही डेट एंड इक्विटी। एक कंपनी के लिए जो आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है वो स्टूडेंट्स 2:1 होता है। हमारा डेट जो है वो इक्विटी से डबल होना चाहिए, ठीक है।
वो उसको डिसाइड करना ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। देन बजटरी कंट्रोल, बजट को बनाना, कितना हमारा एक्सपेंसेस होने वाला है, कितना हमारा रेवेन्यू होने वाला है फ्यूचर ईयर्स फ्यूचर में, उसको बनाना, उसको कंट्रोल करना। डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, अब हमारा डेट है, इक्विटी है, रिटेन अर्निंग्स है ना, इन सब की सोर्सेज क्या आने वाली है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या आने वाली है, उसको डिटरमाइन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, क्या कंपनी के जितने भी फंड्स हैं क्या वो प्रॉपर यूटिलाइज हो किए भी जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उसको देखना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो करंट असेट्स में हमारा जैसे कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्या उनको अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है उनका या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको देखना, ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, एंश्योरिंग द फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर, क्या हम अपने इन्वेस्टर को, क्या हम अपने शेयर होल्डर्स को फेयर रिटर्न दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, उनको प्रॉपर डिविडेंड मिल रहा है या नहीं नहीं मिल रहा है, ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3, मार्केटिंग मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने जो सामान बनाया है, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसकी मार्केटिंग भी तो करनी है। तो मार्केटिंग के अंदर क्या आएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग all the marketing activities including in the process of marketing. Marketing management consists of following activities. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट्स क्या आता है, सारे रेस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइज करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, मार्केटिंग मतलब कि हमें कोई सामान बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो अब हमें उसको कैसे सेल आउट करना है, तो वो हमारा मार्केटिंग के अंदर आएगा। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पहला है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर बाय कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च। अब स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या उसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोई सामान बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड है ही नहीं, वो हमारा आउट ऑफ फैशन है, तो उसको बनाने से क्या फायदा होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मार्केट में बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट हमारा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक रिसर्च करनी है, हमें मार्केट रिसर्च करनी है, जिसमें हमें कंज्यूमर के टेस्ट को जानना है, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके टेस्ट को जानना है कि किस तरह के प्रोडक्ट को वो यूज कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करनी है। तो यही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा। सेकंड है प्लानिंग एंड डेवलपिंग द सूटेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हमने मार्केट रिसर्च करी, जिसमें हमने देखा कि कंज्यूमर कौन से तरह के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनका क्या नीड्स है, क्या डिमांड्स हैं, उनका क्या टेस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट मेकिंग दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है सेटिंग द अप्रोप्रिएट प्राइजेस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब उसके, हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब उसके प्राइस को डिटरमाइन करना कि उस प्रोडक्ट को हमें कितने प्राइस पे बेचना है या उस सर्विस को हमें कितने प्राइस पे बेचना है, उसको डिटरमाइन करना, ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा। सिलेक्टिंग द चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या हमें सीधा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को बेचना है, या होलसेलर्स या फिर मैन्युफैक्चरर से सीधा हमें रिटेलर को बेचना है। ठीक है, एक सप्लाई चेन होती है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। ठीक है, इस तरह से हमें अपना चैनल ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है। सिलेक्टिंग द मेथड्स ऑफ प्रमोशन फॉर द प्रोडक्ट्स, अब हमें प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर हमारा एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिसिटी, ये सभी चीजें हमारी प्रमोशन के अंदर आएंगी। तो हमें कैसे कैसे कौन से टूल को हमें यूज करना है, कौन से मेथड्स को हमें प्रमोशन के यूज करना है, क्या हमें केवल एडवर्टीजमेंट ही करना है, या उसके अलावा हमें पब्लिसिटी भी करनी है, या पब्लिक रिलेशंस भी करने हैं, या हमें सेल्स प्रमोशन भी यूज करना है, उन सबको डिटरमाइन करना भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट, यहाँ पर हम पर्सनल का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैन पावर की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें मैन मनी पावर, मैन मनी मटेरियल मशीन एंड एंटरप्रेन्योर, ये सभी चीजें होती हैं। तो हमने देखा कि हमने अपने पैसे का भी मैनेज कर लिया, हमने प्रोडक्शन को भी मैनेज कर लिया, हमने मार्केटिंग भी कर ली, लेकिन जब तक हमारा जो मैन पावर है, जब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अच्छे से मैनेज नहीं है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल सकती है। भले ही हमने प्रोडक्शन को अच्छे से मैनेज कर लिया हो, भले ही हमने मार्केटिंग को मैनेज कर लिया हो, भले ही हमने फाइनेंस को मैनेज कर लिया हो, लेकिन जब तक हमारा मैन पावर यानी कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स वो अच्छे से मैनेज नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम यही देखेंगे कि हमें अपनी मैन पावर को, हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है।
तो इसमें देखेंगे पर्सनल मैनेजमेंट, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर एंड इट इज बेसिकली कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग द cordial relations which contribute the maximum towards the achievement of the objective। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उनका रिक्रूटमेंट कैसे करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए एक कंपनी में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये देखना है कि या तो एक सीए को रखा जाए या फिर एक अकाउंटेंट को रखा जाए, सो दैट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फुलफिल्ड। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट we conduct the रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमें ये नहीं कि हमें किसी को भी रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। हमें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना है। देन आफ्टर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय वी प्रोवाइड सम ट्रेनिंग्स। तो वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी होने चाहिए, ठीक है, सो दैट एक नया एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग मिल सके कि काम कैसे करना है, ठीक है। एंड देन मेंटेनिंग द कोर्डियल रिलेशंस, और उनके साथ में अच्छे रिलेशंस बना करके रखना, सो दैट वो अपना अच्छा कर सकें, अपना मैक्सिमम दे सकें, जिससे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। तो ये सभी हमारा पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आता है स्टूडेंट्स, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट पहला पॉइंट है मैन पावर प्लानिंग, कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें प्रोडक्शन के अंदर कितने लोग चाहिए, हमें मार्केटिंग के अंदर कितने लोग चाहिए, हमें फाइनेंस के अंदर कितने लोग चाहिए, उन सबको डिटरमाइन करना, कितनी मैन पावर हमें चाहिए उसकी प्लानिंग करना। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट करना, यानी कि उनको इनवाइट करना कि आप अपने एप्लीकेशंस को भेजिए। देन सिलेक्शन करना उन लोगों का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके लिए कंपनीज क्या करेगी, इंटरव्यूज कंडक्ट करेगी, तो जो भी मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा, जो भी मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। देन प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी जिनका सिलेक्शन हुआ है तो देन उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाएगी। देन द ओरिएंटेशन, यानी कि उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। देन कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड द ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द वर्क परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस द कंपनीज प्रोवाइड द कॉम्पनसेशन, प्रमोशंस एंड द ट्रांसफर। Then the motivation of the employees, stress management of the employees, ठीक है, ensuring the proper communication among the employees। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ में एक टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन बना करके रखे, जिससे कि उनको पता चलता रहे कि कंपनी में क्या चल रहा है, और एक अच्छा रिलेशन भी मेंटेन किया जा सके। सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना, एंड ensuring the health, welfare and safety measures adopted for the employees, ठीक है। तो उनको जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनका वेलफेयर प्रोवाइड करना, उनकी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना, ये भी एक मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस ऑफिस मैनेजमेंट, यानी कि जहाँ पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस ऑफिस को भी मैनेज करना, ये भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर ऑफिस इट इज द नर्व सेंटर ऑफ द बिजनेस। ऑफिस इज टू बी मैनेज प्रॉपर्ली फॉर द क्विक, बेटर एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। जब तक हमारा ऑफिस अच्छे से मैनेज नहीं होगा, वी कैन नॉट प्रॉपरली परफॉर्म माई फंक्शंस, ठीक है। तो ऑफिस को भी मैनेजमेंट करना, ये भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, मेंटेनिंग एंड कीपिंग द रिकॉर्ड्स, हमें सब चीज़ के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के हैं, चाहे वो मार्केटिंग का है, चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का है, इन सभी का हमारे पास एक रिकॉर्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट है डेवलपिंग द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, सभी का डिपार्टमेंट का आपस में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, उसको मेंटेन करना भी ऑफिस मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट ऑफ द टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस, ठीक है, लेबर यानी कि टाइम और जो लेबर है उसको कैसे हम सेव कर सकें, वो भी हमारा ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आएगा। इस्टेब्लिशिंग द कोर्डियल रिलेशंस बिटवीन ऑल द सेक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में अच्छे हेल्दी रिलेशंस को बना करके रखना, ये भी ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आएगा। कीपिंग अप टू डेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अपने अकाउंटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखना, ठीक है, और उसको मेंटेन करते रहना, ये भी हमारा ऑफिस मैनेजमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मटेरियल मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, द मटेरियल्स फ्रॉम ए मेजर पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। मटेरियल यानी कि हमारा अगर मटेरियल ही खराब होगा तो हमारा एंड प्रोडक्ट तो खराब होगा ही होगा। तो हमारा मटेरियल को मैनेज करना, वो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मटेरियल फ्रॉम ए मेजर पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए वेरी फर्म टू कीप द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द मटेरियल रिसीव्ड, सप्लाई एंड द यूज ऑफ द मटेरियल। The following are the main functions of the material management. डिटर्मिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, हमें
किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन करना, ये भी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। सिलेक्शन ऑफ द सोर्सेज ऑफ सप्लाई, अब हमें जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसको हमें सप्लाई कहाँ से लेनी है उसका सिलेक्शन करना, क्योंकि मार्केट में तो बहुत लोग सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, तो हमें किससे रॉ मटेरियल को खरीदना है उसको सिलेक्शन करना मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है परचेजिंग द राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट द राइट टाइम एंड फ्रॉम द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा मटेरियल मैनेजमेंट, इसके अंदर आता है हमारा, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिमम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी वही होती है कि ना तो हमारा जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हम स्टोर कर लेंगे तो स्टूडेंट्स उससे क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो तो लिमिटेड है और हमने रॉ मटेरियल को ज्यादा स्टोर कर लिया है, तो उससे क्या होगा, हमारा रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में स्टोर किया है तो उससे हमारा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो हमारा जो मटेरियल है वो इतना हमें स्टोर करके रखना है जिससे कि ना तो वो बहुत ज्यादा हो और ना ही वो बहुत कम हो। ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल हमें मटेरियल का डिसाइड करना है, एक राइट क्वांटिटी हमें डिसाइड करके चलनी है, जिसके लिए हम ईओक्यू करते हैं। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द मटेरियल, उसको अब जो मटेरियल है उसको कैसे हमें स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, उसको कैसे प्रिजर्व करना है ताकि वो खराब ना हो, वो भी देखना मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, उसको हैंडल करके रखना ताकि वो चोरी ना हो वहां से या खराब ना हो, उसको प्रॉपर हैंडल करना। इन्वेंट्री कंट्रोल करना, इन्वेंट्री कंट्रोल में आप निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा, वो सभी इसके अंदर करना। एंड डिटरमाइनिंग द मटेरियल लेवल्स यानी कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ऑप्टिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल्स, उनको डिटरमाइन करना, ये भी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या आता है स्टूडेंट्स कि कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप मैनेज करना, क्योंकि कंज्यूमर क्या होता है, इट इज द किंग, है ना। अगर हमारा कस्टमर ही हमसे खुश नहीं है तो हम चाहे कितना भी मैनेजमेंट कर लें, चाहे हम प्रोडक्शन को मैनेज कर लें, चाहे हम मार्केटिंग को मैनेज कर लें, चाहे हम फाइनेंस को मैनेज कर लें, लेकिन जब तक हमारा कस्टमर खुश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट एंड अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी विच इज नॉट अवॉइडेबल, जिसको कंपनी अवॉइड कर ही नहीं सकती है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसको ये करना ही करना पड़ेगा, अगर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो उसको अपने कस्टमर के साथ में एक अच्छे रिलेशंस बना करके रखने होंगे ही। ठीक है, तो इसमें देखेंगे द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट रेफर टू द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अपने अपने कस्टमर को खुश रखना और उसको एक उसके साथ में अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखना, ये मार्केट में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आएगा। It refers the study of the needs and the expectations of the customers and providing them the right solution। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर्स की जो नीड्स होती हैं, उनकी जो एक्चुअल जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनको वास्तव में क्या सामान चाहिए या क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस प्रोडक्ट को वो सर्च कर रहे हैं, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और अकॉर्डिंगली उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट। ठीक है, हम अपने कंज्यूमर जो हमारा कंज्यूमर का जो मार्केट है, टारगेट मार्केट है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द डेटा रिलेटिंग टू द मार्केट, अब वहां से हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बेसिस पे कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे, जैसे कस्टमर की क्या टेस्ट है, कस्टमर की क्या डिमांड है, किस तरह के प्रोडक्ट को वो यूज कर रहे हैं, उसको कलेक्ट करेंगे। Establishing the proper communication channel with the customers, अब टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेंगे कस्टमर से। ठीक है, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट माय प्रोडक्ट, तो वो हमारा कम्युनिकेशन हमें उनसे बना करके रखना है टाइम टू टाइम। देन एनालाइजिंग द सेल्स डेटा, अपने सेल्स डेटा को प्रॉपर मेंटेन करना और उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करना कि हमारा सेल्स जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और वो ऊपर जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है, या नीचे जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है, उसको प्रॉपर स्कैनिंग करना, उसको एनालाइज करना, ये भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आएगा। एंड द लास्ट पॉइंट पर्सनलाइजिंग द इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ में एक पर्सनल टच, एक पर्सनल मतलब पर्सनल समझ रहे हो ना, कि एक पर्सनल उसको टच आना चाहिए कि हाँ कि हम हर चीजें शेयर कर सकते हैं आपसे, मतलब हम हर बातें शेयर कर सकते हैं, उसको साथ में एक पर्सनल इंटरेक्शन बना करके रखना, एक अच्छा रिलेशन बना करके रखना, ये भी कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर ही आएगा।
तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा जो मैनेजमेंट है वो कितनी जगह पे हमारा काम होता है। मैनेजमेंट हमारा प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है, हमारा फाइनेंस के अंदर यूज होता है, हमारा मार्केटिंग के अंदर यूज होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स के अंदर यूज होता है, ठीक है, मटेरियल के अंदर यूज होता है और कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर यूज होता है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट। सो दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो आई होप स्टूडेंट सारे जो रोल है, फंक्शनल रोल है मैनेजमेंट के, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आई थिंक आपको उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा आज डिफरेंट फंक्शनल रोल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसी ही नई वीडियो मैं आपके लिए और भी लेकर के आती रहूंगी। तो एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स मेरी आप लोगों से कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर के आ सकूं।